इस वीडियो में हम बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, साथ में किस विभाग में कौन से क्वेश्चन आते हैं इस पाठ के उसका भी अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय का भी सॉल्यूशन करेंगे। पाठ 4 है भारत की साहित्यिक विरासत। ओके, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग स्वाध्याय का सॉल्यूशन देखते हैं। लास्ट में हम लोग बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर विभाग ए में आपको क्वेश्चन नंबर 6 सत्य असत्य मिलेगा, एक नंबर का, यानी 1 नंबर हुआ। विभाग बी में से आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में नहीं मिलेंगे। विभाग सी में क्वेश्चन नंबर 40वां मिलेगा, जो कि 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। एक प्रश्न 3 अंक का, यानी 3। इसलिए विभाग डी में आपको कुछ भी बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। कुल आपको 4 अंक इस पाठ में से मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए। भारत में वेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, उन्हें समझाइए। मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये आता ही है बोर्ड में, इसलिए इसको जरूर तैयार करना। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं तो भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें कुल 1028 ऋचाएँ का संग्रह है। ऋग्वेद 10 भाग में विभाजित अद्भुत ग्रंथ है। इन ऋचाओं में से अधिकांश देवों से संबंधित स्तुतियां हैं। ये स्तुतियां यज्ञ के अवसरों पर की जाती थीं। उनमें से उषा को संबोधित करने वाली स्तुतियां अत्यंत मोहक है। सामवेद की रचना ऋग्वेद की रचनाओं का ज्ञान करने के लिए किया गया है। ये श्लोक राग और लय के साथ गाए जाते हैं। सामवेद को संगीत की गंगोत्री कहते हैं। यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। यजुर्वेद यज्ञ का वेद कहलाता है। यह वेद गद्य एवं पद्य स्वरूप में निर्मित है। यजुर्वेद में यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों, क्रियाओं और विधियों का वर्णन किया जाता है। अर्थवेद में अनेक प्रकार के कर्मकांडों और संस्कारों का वर्णन किया जाता है। तो ये पूरा हो गया है। देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, तक्षशिला विद्यापीठ के विषय में टिप्पणी लिखिए। मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर, तक्षशिला विद्यापीठ वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी से पश्चिम में आई थी। यह प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी का शहर था। 7वीं सदी में यह महत्वपूर्ण विद्या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। हमने इसको पूरा प्रश्न लिखा है, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। दंत कथानुसार रघुकुल में जन्म लेने वाले राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर ये स्थल का नाम रखा गया है। तक्षशिला विद्यापीठ में वेद, शास्त्र क्रिया, गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्व ज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष वगैरह कुल 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। वाराणसी में राजगृह, मिथिला और उज्जैन जैसे दूर के नगरों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक ने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा था। अर्थशास्त्र के रचयिता और राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कौशल के राजा प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि ने तक्षशिला विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की थी। विद्यार्थी को जिस विषय में रुचि हो उसी की शिक्षा दी जाती थी। 5वीं सदी के आरंभ में चीन के फाइयान ने इस स्थल की मुलाकात की थी। मध्यकालीन साहित्य की चर्चा कीजिए। तो ये आपको पूछा गया है, मार्च 2020 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको। उत्तर है, उत्तर भारत में मध्ययुग की शुरुआत में संस्कृत साहित्य की भाषा बनी रही। इस युग में कश्मीर में 2 महान ग्रंथ लिखे गए, जिसमें पहला सोमदेव का कथा सरित सागर और दूसरा कल्लण का राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को आलेखित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, जिसकी गणना संस्कृत के सुंदरतम काव्य ग्रंथों में होती है। कवि चंद्र वरदाई रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य की
अनुपात में रचना हुई, जिसमें शंकराचार्य का भाष्य मुख्य है। कुछ समय तक कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव होने से कवि पन्ना ने आदिपुराण की रचना की। इस युग के कवि पंपा, पौना और रंगा को प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य की त्रिपुटी कहा जाता है। कवि कव्वल ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की। हिंदी और गुजराती भाषा में मिलती जुलती राजस्थानी भाषा में वीर गाथाएँ लिखी गईं। आला उदल और बिसलदेव रासो इस समय की प्रसिद्ध वीर गाथाएँ हैं। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ चंदायान अवधी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। जियाउद्दीन वर्नी ने फारसी भाषा में तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी नामक ग्रंथ लिखे। अमीर खुसरो ने आशिका नूर सिपीहर और किरातुल सदायान वगैरह साहित्य की रचना की। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से सद्दुकड़ी लोक बोली में हैं। उनके दोहे लोक साहित्य के अंग बने हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी में पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्देवार लिखिए। तो मुद्देवार उत्तर है, पहला है वल्लभी विद्यापीठ की जानकारी दीजिए। मार्च 2024, 25, 26 यानी हर 3 साल से लगातार पूछा गया। इसके अलावा मई 2021 में पूछा गया, अगस्त 2020 में पूछा गया है। उत्तर वल्लभी विद्यापीठ ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में गुजरात का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वल्लभी को प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मित्र वंश राजाओं और नागरिकों का विशेष योगदान था। वल्लभी के शासक मित्रक राजा विद्यापीठ के महान आश्रयदाता थे। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मित्रक वंश के राजा बौद्ध नहीं थे, सनातनी थे। फिर भी वे इस संस्था की सहायता करते थे। वल्लभी विद्यापीठ में हजारों बौद्ध साधुओं और ब्राह्मण विद्यार्थियों तथा देश विदेश में से अनेक विद्यार्थियों का अध्ययन करने आते थे। उस समय वल्लभी विद्यापीठ बौद्ध धर्म के हीयान पंथ का केंद्र था, जहाँ बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्मों का भी शिक्षा दिया जाता था। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। लाइक शेयर कॉमेंट दबा के कर दीजिए, क्योंकि आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी ही हम आपके लिए क्या लेके आ पाएंगे, डिजिटल बोर्ड खरीद के ले पाएंगे, जैसे हम लोग आपको लाइव भी पढ़ा सकें। तो ये उत्तर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और है। आप चाहें तो उतना ही लिख सकते हो। और 7वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्थिरमती और गुणमती वल्लभी के अग्रगण्य आचार्य थे। यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम दरवाजे पर लिखे जाते थे। इस विद्यापीठ में अभ्यास पूरा करने वाले विद्वानों की राज्य के उच्च पदों को प्राप्त करते थे। चीनी यात्री सिंह ने लिखा कि वल्लभी पूर्व भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान नालंदा से स्पर्धा करती थी। अरबों के आक्रमण करने से मित्रक पराजित हुए तथा विद्यापीठ बंद हो गया। अगला देखते हैं, नालंदा विद्यापीठ के विषय में लिखिए। जुलाई 2022 और मार्च 2020 में पूछा गया है। बराबर, इसमें क्या हुआ था, चित्र दे करके पूछा जाता है। बराबर, ये तो नालंदा विद्यापीठ का चित्र छाप के दिया, उसके बारे में लिखने के लिए बोला है। ओके, तो नालंदा विद्यापीठ का ग्रंथालय क्षेत्र धर्मगंज के नाम से पहचाना जाता था। बिहार के पटना जिला के बड़गांव नामक गांव के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ स्थित है। नालंदा भारतीय संस्कृति का तीर्थ धाम था। ये बौद्ध धर्म का केंद्र था। 5वीं सदी में कुमारगुप्त राजा ने यहाँ एक विहार बनवाया था। इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किया था, इसलिए यह स्थल जैन तीर्थ बना। 5वीं से 11वीं सदी दौरान नालंदा शिक्षा का सर्वोत्तम केंद्र था। नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालयों में
अध्ययन और संशोधन करने के लिए देश विदेश से अनेक विद्यार्थी आते थे। नालंदा विद्यापीठ में हजारों हस्तलिखित ग्रंथों के अमूल्य भंडार थे। यहाँ विश्व में श्रेष्ठतम गिने जाने वाले ग्रंथालय थे। 7वीं सदी में चीनी यात्री हुंग एन सांग इस विद्यापीठ में रहकर बौद्ध धर्म के शास्त्रों का अध्ययन किया था। हुंग एन सांग 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया था। नालंदा विद्यापीठ में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान के लिए 3 और 100 व्याख्यान कक्ष थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए खास मठ बनाए गए थे। विद्यापीठ के निर्वाह के लिए कई गांव दान में मिले थे। गांव से प्राप्त आय से विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन और वस्त्र दिया जाता था। नालंदा विद्यापीठ में तत्वज्ञान, शिल्पकला, मंत्र विद्या, न्याय, व्याकरण, तर्क शास्त्र, योग शास्त्र वगैरह विषयों का तथा बौद्ध धर्म और वेद धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आज तो इस महान विश्वविद्यालय के मात्र खंडहर ही देखने को मिलते हैं। फिर भी उन खंडहरों में घूमते घूमते भी देश के भव्य संस्कृति की एक झांकी देखी जा सकती है। यह हमारा फ्लेयर का क्लासिक जेल पेन सुंदर राइटिंग लिखने के लिए काम आता है। जेल पेन है इसलिए वो सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो आप इस पेन को चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट लिंक पे आप क्लिक करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। पहला है यजुर्वेद के विषय में लिखिए। उत्तर है यजुर्वेद यज्ञ का वेद कहलाता है। यह वेद गद्य और पद्य स्वरूप में निर्मित है। यजुर्वेद में यज्ञ के समय बोले जाने वाली मंत्रों, क्रियाओं और विधियों का वर्णन किया गया है। अर्थवेद में क्या जानकारी दी गई है? तो उत्तर है अर्थवेद में अनेक प्रकार के कर्मकांडों और संस्कारों का वर्णन किया गया है। तीसरा है श्रीमद् भगवत गीता में किन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है? उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता में गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग का विवेचन किया गया है। अब हम लोग आगे खाली जगह देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर के उत्तर लिखिए। पहला है भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ खाली जगह है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ए है ऋग्वेद। दूसरा है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए पाली, बी हिंदी, सी ब्राह्मी, डी गुजराती। इसका आंसर भी ए आता है। क्या आएगा? पाली आता है। फिर तीसरा है द्रविड़ कुल की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी मलयालम। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए तमिल आता है। चौथा है कवि चंद्रवरदाई का कौन सा ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी विक्रमादेव चरित, ऑप्शन सी कवि राजमार्ग, ऑप्शन डी चंद्रयान। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए आता है पृथ्वीराज रासो। पांचवा है महर्षि पाणिनि का महान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी विक्रमादेव चरित, डी चंद्रयान। तो इसका आएगा ऑप्शन ए आता है अष्टाध्यायी। अब हम लोग देखते हैं विभाग सी में पूछे गए बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन बराबर 3 अंक का एक प्रश्न आता है। तो कौन कौन से पूछे गए? तो देखो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्तरमति और गुणमति कौन सी प्राचीन विद्यापीठ के आचार्य थे? उस विद्यापीठ का वर्णन कीजिए। मार्च 2026 में इस तरह से पूछा गया था। बराबर इसको इस तरह से भी पूछते हैं वल्लभी विद्यापीठ विषय पर जानकारी दीजिए। मार्च 24 और 25 में पूछा गया था इस प्रकार से। बराबर ये तीनों यानी कि ये 3 साल लगातार पूछे गए पर अलग अलग तरह से
ये इस तरह से भी पूछा जाता है, किस तरह कह सकते हैं कि ईस्वी सन 7वें शतक में गुजरात का विद्याधाम वल्लभी अति प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था, समझाइए। इस प्रकार से 3 तरह से पूछा गया है। तो ये इस तरह से कब पूछा गया था, अगस्त 2020, मई 2021, यानी वल्लभी विद्यापीठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन विद्यापीठ कौन कौन सी थी? इस विद्यापीठ की मुलाकात किन किन चीन यात्रियों ने की थी? जून 2024 में पूछा गया है। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्राचीन विद्यापीठ का वर्णन करो, मार्च 2023 में पूछा गया है। इसको ऐसे भी पूछा जाता है, तक्षशिला विद्यापीठ के विषय में टिप्पणी लिखो, बरोबर। तो ये तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में पूछ रहा है। चौथा, बिहार के पटना जिला के बड़गाम नामक गांव के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ स्थित है, समझाइए। इस तरह से पूछा गया था जुलाई 2022 में। इसको ऐसे भी पूछा जाता है, नालंदा विद्यापीठ की जानकारी दीजिए, चित्र दे करके पूछा गया था, बराबर। यानी चित्र दिया होगा नालंदा विद्यापीठ का, तो बोले इसके बारे में टिप्पणी लिखी है, तो तब हमको, तो मैंने चित्र की जगह पर क्या लिख दिया, नालंदा विद्यापीठ लिख दिया है। ओके, मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। पांचवा है, वाराणसी विद्यापीठ के विषय में जानकारी दीजिए, मई 2021 में पूछा गया है। छठा है, मध्यकालीन साहित्य की चर्चा करो, और तो मार्च 2023 और मार्च 2020 में पूछा गया है। सातवां है, वेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, प्रत्येक के विषय में संक्षेप में बताइए, मई 2021 में पूछा गया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।